नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कहते हैं पुराना वक्त कभी भुलाता नहीं है और पुराने साथी कभी छूटते नहीं। भारत और रूस की भी कुछ यही कहानी है। बरसों पुरानी ये रफाकत आज भी अटूट बंधन से बंधी हुई है और बरसों पुरानी इसी दोस्ती को और आगे बढ़ाते हुए भारत और रूस के बीच 16 ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। तकनीक से लेकर कस्टम तक और हेलीकॉप्टर से लेकर परमाणु ऊर्जा तक रूस ने कई अहम क्षेत्रों में भारत का सहयोग देने की बात कही है और इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आज हम विशेष में रूस से हुए तमाम करार विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश रूस से करार। पुरानी दोस्ती को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भारत और रूस के बीच कई मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर भारत ने 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु से लेकर रक्षा मसौदे शामिल हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं रिश्तों के इस नए अध्याय पर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से 16 समझौते हैं जिन पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। पुरानी दोस्ती का ये नया अध्याय है। हाथ मिले, दिल मिले और दोनों देशों के बीच 16 नए समझौतों पर मुहर लग गई। दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही के लिए ट्रैवल नियमों को सरल बनाया जाएगा। राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट वाले यात्रियों के लिए भी नियम कायदे नरम किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रूस भारत का सहयोग करेगा। कस्टम से जुड़े मामलों पर भी सहयोग देने पर सहमति बनी है। रूस भारत में 12 परमाणु संयंत्र बनाने में भारत की मदद करेगा। रूस की ओर से रेलवे सेक्टर में तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी। भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने को लेकर भी समझौता हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी रूस भारत का सहयोग करेगा। वहीं हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी रूस भारत का सहयोग देगा। रूस में तेल खनन को लेकर भी समझौता हुआ। इसके साथ साथ विज्ञान, हाइड्रोकार्बन और एडवांस कंप्यूटिंग को लेकर कई समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। This relationship truly meets the test of a special and privileged strategic partnership. We have laid the foundation of the future character of this strategic partnership. The intergovernmental agreement on manufacture of Comov 226 helicopter in India is the first project for a major defense platform under the Make in India mission. It is rightly with our most important defense partner. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सघन वार्ता के दौरान आतंकी गुटों और उसके निशाने वाले देशों के बीच बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान व्यापक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें आतंकवाद, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने जैसे मुद्दे शामिल रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों का पुरजोर समर्थन भी किया। Достигнута договоренность о выделении индийской страной еще одной площадки под строительство энергоблоков российского дизайна. Причем будут использоваться новейшие реакторы ВВР-1200, в которых применены самые современные и самые безопасные технологические решения. Это практические шаги по выполнению подписанного год назад важнейшего документа – стратегического видения сотрудничества в использовании атомной энергии. В нем зафиксированы планы по совместному сооружению в Индии дополнительно не менее 6 атомных энергоблоков в течение 20 лет. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को एक विश्वसनीय मित्र बताया। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत के मुश्किल वक्त में हमेशा उसका साथ दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्षिक कारोबार फिलहाल 10 अरब डॉलर का होता है, जिसे अगले 10 सालों में बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन के दौरे के लिए दिल्ली से रूस रवाना हुए थे। 2 दिन के दौरे पर
रूस के साथ समझौते के अलग अलग बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की। आइए एक नज़र डालते हैं प्रधानमंत्री के दौरे के अलग अलग कार्यक्रमों पर। बुधवार को रूस की 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना हुए थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री का रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचते ही रेड कारपेट पर स्वागत किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोज का आयोजन किया। रूस के राष्ट्रपति की डिनर पर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी की डायरी के पृष्ठ भेंट किए। इन पृष्ठों पर गांधी जी के हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को बंगाल प्रांत की 18वीं सदी की एक भारतीय तलवार भेंट की। इस तलवार पर चांदी से खूबसूरत कलात्मक कार्य किया गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सीईओज़ के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रूस हमारा लंबे समय से मजबूत साझेदार है। रूस न सिर्फ ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की दिशा में भी रिश्तों में लगातार मजबूती देखी जा रही है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस एवं भारत की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सामंजस्य की बहुत गुंजाइश है। रूस के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र का दौरा भी किया। यहाँ प्रधानमंत्री को केंद्र के वास्तविक कामकाज और वास्तविक निगरानी कार्यों की जानकारी दी गई। उन्हें विभिन्न आपदा राहत एजेंसियों के बीच यहाँ से होने वाले तालमेल के बारे में भी विस्तार से बताया गया। प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष निगरानी और 3D मॉडलिंग क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने केंद्र के कामों को मानवता की महान सेवा करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान वैश्विक समस्या आतंकवाद की तरफ दिलाया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि 30 साल तक दुनिया के अन्य देशों ने भारत की बात नहीं सुनी और आतंकवाद के मुद्दे को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब स्थिति विकराल हो चुकी है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। रूस भारत के साथ सदा सर्वदा एक शक्ति के रूप में खड़ा रहा और ये शक्ति मित्रता की शक्ति है, दोस्ती की शक्ति है। मानवतावादी शक्तियां अगर खड़ी हो जाएगी तो आतंकवाद को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उस रास्ते पर भारत और रशिया मिलकर के काम करेंगे। भारत के युवाओं को भारत की बड़ी शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के भारत में अपार संभावनाएं हैं। मॉस्को के एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रूस में ऐसा प्यार और सम्मान मिलना गर्व की बात है। योग पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में योग की चर्चा हो रही है। योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है और लोगों का लगाव भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी कलाकारों की तारीफ करते हुए कहा कि कला ने भारत को समेट लिया है। उन्होंने मंच से सभी को ईद उल मिलाद और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि रूसी कलाकारों ने जिस बेहतर ढंग से गरबे का प्रदर्शन किया है वह अद्भुत है। रूस में भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास है जो सालों से चला आ रहा है और ये गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल भारत में कोयला, पानी और दूसरे स्रोतों से पूरा होता है, लेकिन दिनों दिन घटते भंडार और आए दिन महंगे होते दाम दुनिया को मुश्किल में डाल रहे हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा को लाजमी विकल्प के तौर पर पेश किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुनिया में कोयले और पेट्रोलियम के भंडार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जैसे जैसे इनकी उपलब्धता घटती जाएगी, दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा संकट गहराता जाएगा।
भारत की बात करें तो इस समय भारत में करीब 70% बिजली कोयला आधारित ताप बिजली घरों से आती है, जबकि करीब 20% बिजली बड़ी पन बिजली परियोजनाओं से मिलती है, जबकि सिर्फ 3% बिजली ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से मिलती है। कोयला के स्रोत बेहद सीमित हैं और ज्यादा वक्त तक इन पर निर्भर रहना किसी भी देश के लिए व्यावहारिक नहीं है। दूसरी तरफ विस्थापन और पर्यावरण के सवाल पर बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन शुरू होने से ये परियोजनाएं भी व्यावहारिक नहीं रही। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों की 70% से ज्यादा मांग आयात से पूरी की जा रही है, जिससे भारत में विदेशी मुद्रा का भारी बोझ बढ़ता जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में भारत के बिजली उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत खत्म होते जाएंगे या और महंगे होते जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी बिजली फिर आखिर आएगी कहां से? जानकारों का बड़ा तबका मानता है कि सभी परंपरागत स्रोत खत्म होने की सूरत में परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे हम विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दुनिया के बाकी देशों में परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बीते कुछ सालों में बढ़ी है। ऐसे में रूस के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग भारत के लिए आर्थिक और तकनीकी पक्ष से फायदे का सौदा है। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो असीमित हैं। अगर हमें प्रगति करनी है तो ऊर्जा की तो बहुत ही ज़रूरत और आवश्यकता पड़ेगी, आज भी है, आने वाले सालों में भी पड़ेगी। और जैसे जैसे क्लीन एनर्जी का युग बढ़ता जाएगा उसमें रूस से के पास टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोयले के क्षेत्र में हो, चाहे वो परमाणु क्षेत्र में हो, उस सब का हमें लाभ उठाना चाहिए। भारत रूस के बीच VVER प्रकार के रूसी परमाणु संयंत्र का सौदा हुआ है, जो भारत के लिहाज से सुरक्षित भी है। इनके निर्माण में अमेरिकी और फ्रांस के परमाणु संयंत्रों की तुलना में काफी कम खर्च भी है। इसके साथ साथ रूस के साथ पुरानी दोस्ती और विश्वास भी अपनी जगह है। रूसी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की खासियत ये है कि ये करीब 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जो भारत के लिए बेहद किफायती है। वैसे भारत ने अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के साथ परमाणु समझौता किया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि रूस की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि भारत और रूस के करीबी संबंधों की पूरी दास्तान आखिर क्या। आज सरोकार में बात देश में बढ़ते जन आक्रोश और उसके दबाव में आती राजनीति की। पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में तो रहेंगे। प्रजातंत्र का मजा ही है कि आपके पास पब्लिक ओपिनियन आपके पास आए। दबाव पड़ता है, सांसद भी इंसानी है और ये भी सच है कि इस बिल के पारित होने में विलम्ब हुआ है। आज हमने 16 साल लिया, क्या फिर हम एक नया कानून लाएंगे जो 15 साल का होगा? हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है इस तरह के बिल को पारित करके। समाज में एक डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या मैं कुछ गलत करती हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होगा। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत के सामने ऊर्जा की असली चुनौती अपने नागरिकों के पास गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की है। इसके लिए भारत ने खुद के नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कई देशों से करार किया है। रूस उसमें बेहद अहम देश है। एक नजर डालते हैं भारत के अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और दूसरे देशों से हुए करार पर। भारत आज नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बन गया है। इसका श्रेय डॉक्टर होमी भाभा की दूरगामी सोच और उनके प्रयासों को जाता है। दरअसल होमी भाभा ने ही 1944 में भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की कल्पना करते हुए इसकी नींव रखी थी। तब से ही परमाणु ऊर्जा से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने काफी मेहनत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। होमी भाभा ने 1987 तक 20 से 25 हजार मेगावाट बिजली बनाने की भविष्यवाणी की थी। देश का परमाणु कार्यक्रम इतना सफल तो नहीं रहा, लेकिन आज भी हम इस क्षेत्र में विकास के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत में गुजरात, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र हैं। ये सभी केंद्र सरकार के अधीन हैं। देश में अगर परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की बात करें तो मौजूदा वक्त में नाभिकीय बिजली की स्थापित क्षमता 5780 मेगावाट है। देश में 21 नाभिकीय रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें से 3380 मेगावाट क्षमता वाले 13 रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधीन हैं। राज्यसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने 2019 तक परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन के 10,080 मेगावाट होने का अनुमान लगाया है। 1983 में गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड यानी AERB भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है, जबकि अनुसंधान और विकास से जुड़े काम नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड की ओर से किए जाते हैं। राज्यसभा में सरकार के एक जवाब के मुताबिक भारत समेत दुनिया में कुल 31 ऐसे देश हैं जो नाभिकीय स्रोत से बिजली का उत्पादन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2014 में उत्पादन के लिहाज से भारत का पूरी दुनिया में 13वां स्थान था, जबकि काम कर रहे रिएक्टरों के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत का स्थान 7वां रहा। सरकार के मुताबिक देश में यूरेनियम का भंडार सीमित है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत बड़ा है। देश में परमाणु ऊर्जा के घरेलू संसाधनों के जरिए निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 चरणों वाली नाभिकीय विद्युत योजना भी बनाई है। भारत में करीब 5 जगहों पर IAEA नियमों के तहत 3 देशों के सहयोग से नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें रूस के सहयोग से तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता वाले 4 संयंत्र और पश्चिम बंगाल के हरिपुर में 1000 मेगावाट क्षमता वाले 6 संयंत्र शामिल हैं। इसी तरह अमेरिका के सहयोग से आंध्र प्रदेश के कोवाडा में 1000 मेगावाट क्षमता वाले 6 संयंत्र, जबकि गुजरात में छाया मीठी विर्दी में 1000 मेगावाट क्षमता वाले 6 संयंत्रों को मंजूरी मिली है। इसी तरह फ्रांस के सहयोग से महाराष्ट्र के जैतापुर में 1650 मेगावाट क्षमता वाले 6 संयंत्रों को भी मंजूरी दी गई है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के नियंत्रण और उत्पादन के लिए 1962 का परमाणु ऊर्जा अधिनियम लागू है। भारत को उम्मीद है कि 2035 तक परमाणु ऊर्जा से तकरीबन 60,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के संबंधों की अगर बात करें तो वो बरसों पुराने हैं, चाहे स्टील का क्षेत्र हो या रक्षा, परमाणु या फिर पढ़ाई। बरसों से रूस भारत को कई अहम क्षेत्रों में मदद करता रहा है। भारत भी रूस को एक विश्वसनीय मित्र की तरह मानता है। शायद ये बरसों पुराने रिश्ते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। एक नजर डालते हैं भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों पर। जैसे भारत में गंगा और रूस में वोल्गा नदी में करोड़ों गैलन पानी बहता आ रहा है, ठीक उसी तरह दोनों देशों के बीच भावनात्मक संबंध भी वक्त के साथ बहते रहे हैं। रूस के लोग आज भी दुनिया के किसी एक देश के लोगों को पसंद करते हैं तो वो हैं भारतीय। इतनी नजदीकी होने के कारण भारत ने रूस से तकनीकी क्षेत्र में वो सब कुछ हासिल किया जो कोई दूसरा देश देने को तैयार नहीं था। भारत का परमाणु कार्यक्रम रूस की मदद से स्थापित हुआ। रूस ने परमाणु तकनीक हासिल करने में मदद दी, परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर स्थापित किए। आज भी रूस कुडनकुलम में एक के बाद एक परमाणु रिएक्टर बना रहा है। रूस बहुत ही भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, ऐतिहासिक पार्टनर है, और जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उससे हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सुरक्षा को, हमारी सामरिक क्षेत्र में बहुत लाभदायक मुझे लगता है होंगे। आजादी के बाद भारत को अपने पांवों पर खड़े होने की सख्त जरूरत थी। उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे स्टील उद्योग को खड़ा करने की थी, ताकि आधारभूत संरचना का निर्माण शुरू हो सके। रूस के सहयोग से भिलाई और बोकारो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े स्टील प्लांट स्थापित किए गए। आज भी रूस स्टील निर्माण के क्षेत्र में दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक है और भारत के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रूस के पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। तेल का ये सबसे बड़ा उत्पादक भी है। भारत के ONGC विदेश और SR ने रूस के रोसनेफ्ट के साथ अलग अलग समझौता किया है।
रूस ने भारत को आर्कटिक में भी गैस की खोज और निकालने के काम में सहभागी बनाया है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ रूस ने 20 साल तक LNG की आपूर्ति का वादा किया है। दोनों देशों ने 2011-12 में ही तकनीक के हस्तांतरण और उसके आम वाणिज्यिक उपयोग के लिए बाकायदा इंडिया रशिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कर ली थी, जो दिल्ली और मॉस्को दोनों जगहों से काम कर रहा है। दोनों देशों ने पिछले 25 साल में इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के तहत 500 संयुक्त प्रोजेक्टों पर काम किया, 9 अनुसंधान केंद्र खोले हैं और 10,000 से ज्यादा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। बायोटेक्नोलॉजी और मौलिक विज्ञान में दोनों देश काफी नजदीकी से मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए 2013, 14 और 2015 में अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और 11 संयुक्त प्रोजेक्ट पूरे भी हो चुके हैं। कहते हैं भारत के जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ा सा रूस बसा हुआ है और रूस का हर आदमी भारतीयों से प्यार करता है। इसकी मिसाल दोनों देशों की संस्कृति के प्रति एक दूसरे के आकर्षण से दिखती है। दोस्तोयेवस्की, पुश्किन, टॉल्स्टॉय, चेखोव तो साहित्य या राजनीति से जुड़े हर लोगों की जुबान पर होते हैं। लेनिन को मानने वाले भी देश के हर कोने में फैले हैं। दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति और विरासत को महत्व देते हैं और दोनों देशों के नामी शिक्षण संस्थानों में इसकी पढ़ाई भी होती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।